अस्सलाम वालेकुम। रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से हम आज की बड़ी स्टोरीज़ आपके सामने ला रहे हैं, उनका तजिया भी रख रहे हैं। कराची के अंदर गुल प्लाजा में बदतरीन आतिशज़दगी, अंदोनाक वाक़या, अभी तक जो वहाँ पर हलाकतों की खबर है हमारे सामने 24 अमवात कन्फर्म हो चुकी हैं, 60 के करीब लोग लापता हैं। तमाम पाकिस्तान को इस वाक़े ने और जिस तरीके से आग फैली है दहला के रख दिया है। इस वक्त भी वर्षा अपने प्यारों के लिए बाहर मौजूद हैं और जानना चाह रहे हैं कि इस मलबे में से उनको क्या मिल सकता है। उम्मीद नहीं है, फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ पा रहे। तो हमारे पास असलम खान वहाँ से ज्वाइन कर रहे होंगे, उस जगह से जहाँ पर ये वाक़या हुआ। ब्यूरो चीफ समा टीवी। आज नाज़रीन दूसरी बड़ी स्टोरी जिससे हम सियासी मामलात का तजिया करेंगे। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब बाकायदा अपनी सीट उन्होंने संभाल ली और अमलन उन्होंने अपोजिशन के लीडर का रोल एक्वायर कर लिया। उन्होंने इसके ऊपर बयानात भी दिए। हुकूमत वक्त की जानिब से जो बयानात आए उनसे आपको एक मुस्बत फ़िज़ा बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन हमने बहुत मरतबा देखा है कि मुस्बत फ़िज़ा बनती है, फिर बिगड़ती है, फिर वही वहशत जो है वो तारी हो जाती है। तो हमारे पास सेनेटर आबिद शेर अली साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के सेंट्रल लीडर, उनका बहुत शुक्रिया। और शहरियार आफरीदी साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। हम प्रोग्राम के एक आखिरी हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तानियों के अमरीकी वीज़े के हवाले से। बहुत शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं कि ये जो 75 ममालिक के इमिग्रेशन के वीज़े आपने फ्रीज़ किए हैं, इनका पाकिस्तानियों के ऊपर क्या असर पड़ता है। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों के, हज़ारों लोगों के केसेस इमिग्रेशन की पाइपलाइन में हैं। तो हमारे पास रिजवान सईद शेख साहब मौजूद होंगे, पाकिस्तान के अमेरिका में एम्बेसडर। वो हमें बता रहे होंगे कि पाकिस्तानियों को किन चीज़ों का ख्याल रखना है। फिर सेनेट में वावेला भी हुआ। एम एल वली खान साहब अमूमन तहम्मुल करते हैं, लेकिन इस मरतबा उन्होंने तहम्मुल का दामन छोड़ा और तू महमे में चले गए। उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा और कमेंट भी करूंगा। और फिर अडियाला बुलाया जा रहा है पीटीआई के एक सेनेटर की जानिब से, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप खुद क्यों नहीं जाते, तो उन्होंने कहा कि कभी कभी मेरी मसरूफियत भी हो जाती है। इस पर भी बात करेंगे। तो असलम खान साहब के पास चलते हैं, क्विक हम राउंड अप ले लेते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। असलम अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। अंसम, ये तो बताइएगा कि बहुत बड़ा सानिया है, और जब मैं आपसे बात कर रहा था तो हमें ये भी पता चला कि लवाकिन वहाँ पर मौजूद हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि इतनी देर क्यों लग रही है मलबे को हटाने में और हतमी तौर पर ये बताने में कि नुकसान कितना हुआ। तला साहब, जब भी कराची में आग लगती है, मैं बड़ी आग की बात करूंगा, तो इतना ही वक्त लग जाता है। बदकिस्मती हो गई, हम 20-25 सालों से देख रहे हैं कि कोई भी बड़ी आग हो कराची का, वो सानिया में तब्दील हो जाता है। अगर हम बात करें आरजे शॉपिंग मॉल की, हम बात करें सानिया बल्दिया फैक्ट्री की, और अब कराची का गुल प्लाजा, 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें कि रेस्क्यू का काम मुकम्मल नहीं हुआ। एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 3 दिन या 5 दिन भी लग सकते हैं इस ऑपरेशन के अंदर। 26 अफराद की लाशें अब तक बरामद की जा चुकी हैं। 26 डेड बॉडीज़ में से 13 की शनाख्त हो चुकी है, ऐसा कहना है कमिश्नर कराची का, जब से कुछ देर पहले उन्होंने बात की थी। और अगर हम बात करें कि जो लापता है उनकी तादाद तकरीबन 50 अफराद ऐसे हैं जो अभी तक मिसिंग है। अगर हम बात करें 10:16 पर आग लगी और 10:26 पर पहला फायर टेंडर पहुंचा, ऐसा कहना है वज़ीर आला सिंध का। लेकिन आप ये अकब में देख सकते होंगे कितनी बड़ी तबाही हुई है इस शॉपिंग सेंटर में कि यह मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया। गो कि जो उसका नक्शा था उसमें 10,017 दुकानों की गुंजाइश थी और 1200 से ज़ायद दुकानें बनाई गई। तकरीबन 179 दुकानें जो है वो गैर कानूनी तौर पर बनाई गई। इसकी राहदारी में भी दुकानें थी, और जो दरवाजे थे और जो पार्किंग का था वहाँ पर भी दुकानें बना दी गई थी। ये एक चीज़ें अगर बात करें कि हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि इन चीज़ों को रोके, लेकिन आपका सवाल था इतनी देर क्यों हो गई। अब ये आप देख सकते होंगे कि जो डंपर मंगवाए गए हैं, हैवी मशीनरी की मदद से मलबे को तोड़ा जा रहा है और उस मलबे को उठाया जा रहा है। कभी भी हमने नहीं देखा कि इस तरह का कोई बड़ा वाक़या हो जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन कम से कम 7-8 दिन से पहले मुकम्मल हुआ हो। ये आलात भी हमारे पास नहीं है, वसाइल उस तरह नहीं है जिस तरह होने चाहिए थे, और ना ही मेरे ख्याल में एक तरबियत है। 2007 में एक इस तरह का इदारा बनाया गया था, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। उसमें यह कहा गया था कि मशीनरी भी ली जाएगी और अफराद को ऐसी तरबियत दी जाएगी कि जब इस तरह का सानिया हो तो अफराद को बचाया जा सके। तलत साहब, जो लोग उस आग के मौके पर निकल गए थे, कुछ शुरू में अगर हम बात करें आधे घंटे में, वो तो बच गए, लेकिन उसके बाद एक शख्स को भी जिंदा नहीं निकाला जा सका। ये कितना बड़ा अलमिया है कि अगर एक आग लगती है, एक बड़ी आग लग जाती है, और शहर भर से 22 फायर टेंडर भी मंगवाए गए थे, 4 स्नार्कल यहाँ पर काम करती रही, लेकिन एक शख्स को भी बचाया नहीं जा सका। और जिन अफराद के बारे में कहा जा रहा था कि 75 लापता है, उनमें से अगर मैं कहूँ कलामी होती है, अगर मैं पूछ पाऊँ आपसे, वो ये कि ये लोग कौन थे।
ये बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। बाज़ जगहों पर यह भी बताया गया कि कुछ लोग आग लगने के बाद अपना सामान वहाँ से निकाल रहे थे और आग में फंस गए। वो अगर आपके पास तफसील है तो बताइएगा। देखिए दरअसल इसमें बहुत से आम शहरी थे। इसमें लोग यहाँ आपको ये मैं बताऊँ कि गुल प्लाजा कराची का एक ऐसा शॉपिंग सेंटर है कि कराची में जो भी आपको शॉपिंग के लिए चाहिए हो, चाहे अगर वो कॉस्मेटिक्स का हो, परफ्यूम्स हो, अगर आप प्रेफर कर रहे हो, बैग हो, खवातीन के बैग हो, हर चीज़ के लिए और मुनासिब दामों पर तो लोग गुल प्लाजा का रुख करते हैं। इतना मशहूर और आइकॉनिक मैं कहूँगा कि ये एक शॉपिंग प्लाजा है। दुकानदार यहाँ थे बहुत बड़ी तादाद में और खवातीन भी थी, बच्चे भी यहाँ पर हैं। 35 अफराद के हवाले से बताया जा रहा है कि उनकी जो मोबाइल फ़ोन की लोकेशन है वो इस मुकाम की आ रही है। कल तक ये आ रही थी, पहले बताया गया था 15 अफराद की, फिर 20 अफराद की, और अब ये बताया जा रहा है कि 35 अफराद की जो मोबाइल फ़ोन की लोकेशन थी वो यहाँ थी। और जाहिर है कि अभी वो अफराद मिसिंग में हैं। जो 50 अफराद जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अब तक लापता हैं, तो वो जाहिर है यही अफराद होंगे। आपका सवाल कौन लोग? आम शहरी, कराची के वो आम लोग जो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए थे और उन्हें नहीं पता था कि यही जो है वो उनके एक तरीके से आखिरी जो है उनकी, जो मैं कहूँगा कि ये एक उनका सफ़र यहाँ पर तमाम हुआ, उनकी ज़िंदगी यहाँ पर तमाम हुई। दुकानदार भी यहाँ पर थे। जो आप सामान निकालने की बात करें, जाहिर है वो दुकानदार ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह अपना सामान बचा सकें। 1 महीने के बाद जाहिर है कि रमज़ान शुरू होना था, लोगों ने रमज़ान के यहाँ पर स्टॉक किया था और अरबों रुपए मालियत से ज़ायद का नुकसान हुआ है ताजरों का। 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि अभी हम मटीरियल जा नहीं सकते। जो इंसानी जानों का ज़िया है वो अंदोनाक है। आपका बहुत शुक्रिया असलम, आपने हमें ब्रीफ किया। दोनों मेहमानों की तरफ से अगर आप इसके ऊपर कमेंट करना चाहें, उसके बाद फिर हम आगाज़ करते हैं। गो अहेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया तलत भाई। ये जो अलमनाक वाक़या है, इसने बेशक पूरी पाकिस्तानी कौम को जिस इस्तराब में मुब्तला किया है, और दिल की अता गहराइयों से अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनकी 26 जो डेड बॉडीज़ मिली हैं, अल्लाह पाक उनकी अपने दरबार में शहादत कबूल करे और उनके वरसा को सब्र जमील दे। और बाकी लोग अल्लाह करे कि वो उनकी ज़िंदगियाँ महफूज हों और उनको इंशाअल्लाह हमें उम्मीद पॉजिटिव रखनी चाहिए कि हमारी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पे जो लगे हुए हैं इस वक्त, वो उनको रिकवर करने में कामयाब हो जाएं। बट सवालात क्या है? कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी। हमने देखिए जी, सोशल कंप्लायंस, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मेजर्स, ये ऑब्लिगेटरी है। आज की महज़्ज़ब दुनिया में अगर आप रियासत सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक या अपने एक सोच के तहत महदूद रहें तो नुकसान अवाम का और रियासत का होता है। अभी हमने ना सिर्फ इदारे बनाने में नाकाम रहे, अब महज़्ज़ब दुनिया से सीखने को बहुत कुछ है। अब सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि जब प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात आए या वो इदारे जो रेस्क्यू करने वाले हैं, उनमें स्किल्ड मैन पावर होनी चाहिए, उनके पास उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उनके पास इक्विपमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो। फिर अबव ऑल बाय लॉज जो हैं म्यूनिसिपैलिटी के, कॉरपोरेशन के, वो उनको मनोन इम्प्लीमेंट करना। कागज पे सब कुछ मौजूद है, ये सब कुछ जो है, सब कुछ है, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं है, रिवॉर्ड एंड पेनल्टी नहीं है। और देखें, एक एक शख्स जो अपने घर का कफील या जो ताजिर बरादरी या वो लोग जिनकी हार्ड अर्न मनी है, अरबों रुपए का जिस तरह बता रहे हैं नुकसान, देखिए जी पैसे तो रिकवर हो जाते हैं लेकिन वो जो कीमती जाने हैं। अब ये सवालिया निशान है कि 18th अमेंडमेंट के बाद हमने बड़ी आसानी से सूबों को बहुत कुछ दे दिया। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है रियासत की कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट के बजाय तो मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट जी गो अहेड। आप तलत भाई बहुत शुक्रिया आपका। इसमें कोई दो राह नहीं है कि ये बड़ा अंदरनाक वाक़या है और 50 के लोग जैसे मिसिंग है, काफ़ी जाने जा चुकी हैं। इससे अंदाज़ा कर ले कितने घर उजड़ गए। लेकिन मेरा सवाल है एक, क्या किसी अथॉरिटी के चेयरमैन को इस पर सज़ा हुई है? जो SOPs होते हैं, जो बाई लॉज, अभी अफरीदी साहब ने कही सारे सब शहरों में अथॉरिटीज़ बनी, फैसलाबाद की FD है, मुल्तान की भी है, पिंडी की अथॉरिटी है, इस तरह KP में भी होंगी, सिंध में होंगी। ये कौन लोग हैं? इनको सजाएं क्यों नहीं दी जाती? नंबर 1। नंबर 2, सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं लिए गए? अगर कोई प्लाजा है,
कराची फाइनेंशियल हब है, पूरा पाकिस्तान कराची बेस्ड इकॉनमी पर चलता है, और उस खूबसूरत तरीन शहर को आपने इस नहज पर ला दिया कि सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। एक मरतबा नहीं हुआ वाकया, 4 वाकया तो गिनवा चुके हैं। काफ़ी मरतबा हो गया। लेकिन तलत भाई, मेरा सवाल ये है कि किसी अफसर को तख्तादार पर लटकाया गया, जब उन सशक्ति आंसुओं को देखो, जो माओं को, बहनों के जैसे वो लापता, बिल्कुल सुकून नहीं मिलता उस जब वहीं पे बैठे हुए फुटपाथों के तो ऊपर। क्या उनको ये नहीं है कि करोड़ रुपया आपकी जेब में डाल दो? ना किसी के भाई ने वापस आना, ना किसी के बेटे ने, ना किसी के बाप ने, ना किसी की बहन ने। सवाल मैं सिर्फ सिंपल करूंगा, जो अदारे बने हुए हैं उन लोगों को पब्लिकली हैंग करें, सजाएं दें कि ये आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से एफर्ट दुनिया में हो जाते हैं, ट्रेजेडीज हो जाती हैं, लेकिन तो आप उसके लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे जाते कहाँ पे? ओके, आई हैव टू देन स्विच गियर्स नाउ। इसका ज़्यादा ताल्लुक पाकिस्तान के गवर्नेंस के निज़ाम के ऊपर बड़ी हम बात कर सकते हैं, लेकिन गवर्नेंस का ताल्लुक जो है वो सियासत के साथ जुड़ा हुआ है, और सियासत के अंदर से अगर हम रेसलिंग की कैफियत से निकलें तो फिर इन मामलात के ऊपर बात करें। आज कुछ मुझे लगा कि शायद असम्बली के अंदर रेसलिंग की कैफियत से निकलते हुए नजर आए। हम आपको 30 सेकंड के 2 साउंड सुनवाते हैं जिसके अंदर असम्बली का माहौल हम कैप्चर करना चाहते हैं। प्ले कीजिएगा जी। हम इस हाउस की मजबूती के लिए किसी हद तक जाने के लिए आपके साथ हैं। ये वो ख्यालात है, मैं समझता हूँ कि जिनकी आज पाकिस्तान को जरूरत है, और आपस में एक तकसीम है जो आपको नजर आ रही है, उसे दूर करना ये हमारी भी अव्वलीन तरजीहात में से है। कुछ करें शहबाज, ये कर सकता है। मुज़ाकरात किस बात में? मुज़ाकरात इस टेंशन को खत्म करने के लिए। हम मुज़ाकरात के लिए और संजीदा मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मुजाहिरों का पाकिस्तान अवामी तहरीकों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान में सियासी जमातों ने अपने सियासी रवैयों की वजह से खुद खत्म की है। बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट है, बातें तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उम्मीद कुछ बंदी है आपकी कि नहीं, नोइंग अवर पास्ट? देखिए जी, सबसे पहले आपकी जो नीयत मुस्बत हो और आप वाकई दिल से आप एक चीज़ इनिशिएट करते हैं तो अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। अगर हम माजी में जाएंगे तो मेरे ख्याल में उससे सीखने के लिए हमें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना है। इसलिए पार्लियामान के हवाले से, पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से ओवरऑल परसेप्शन जो है वो अवाम इत्तेमाद खो चुके हैं, बल्कि अब सवालिया निशान है पार्लियामान, सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टीज़। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि क्या ही अच्छा होता कि 5 माह इंतज़ार ना करना पड़ता लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को। नंबर 2, क्या ही अच्छा होता कि उमर अयूब खान, यानी आप, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि आप एक वक्त में मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हों और आप देखिए जी, रियासत माँ होती है। आपने पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस देना होता है, और जब भी आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ओन करेंगे, वैल्यू करेंगे और उनके साथ रब्त रखेंगे, इंटरेक्शन होगा। तो अपोजिशन लीडर आ गया ना, वो राब्ते के लिए है ना, वो आप सारों के लिए ब्रिज का काम करेगा। नहीं देखिए जी तलत भाई, आप और हम सब जो भी यहां पे बैठे हुए हैं, देखिए जी, हमने CBMs के थ्रू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, हमने अगलों को जीतना है, हमने पॉजिटिव स्टेप्स लेने हैं, और जब हम ब्रिजिंग रोल सिर्फ बातों की हद तक नहीं, अब जैसे आज ये खुश आइंद है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेनेट ही प्रिवेल की है। अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है अपनी ज़ात से और सब पॉलिटिकल पार्टी से। देखिए जी, अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब इनिशिएटिव लेते हैं, स्पीकर साहब इनिशिएटिव लेते हैं, पीपल्स पार्टी इनिशिएटिव लेती है, तो बजाय इसके कि हम उसको बातों की हद तक महदूद रखें, हमें प्रैक्टिकल इनिशिएटिव स्टेप्स लेने। खान साहब से मुलाकात, ये कहना कि मैं फ़ोन पूछ के बताता हूं, फिर स्पीकर साहब से कीजिए बात, मुलाकात, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपका इत्तेमाद तो आपको दबा देती है। अब अमली इकदाम चाहिए जिसमें से प्राइम कदम जो है इमरान खान से मुलाकात है। अमली इकदाम यह है कि सबसे पहले ऑपोजिशन लीडर के साथ खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के हवाले से, खान साहब से मुलाकात के हवाले से, पाकिस्तान की इस रीजन के और पाकिस्तान के जो हालात हैं उन सब के हवाले से पॉलिटिकल की स्टेक होल्डर्स को, सूबों को इत्तेमाद मिले और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ जाया जाए। कदम भी उठाएं जी, कोई सिर्फ बातें नहीं, अच्छी बातें हुई हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। तलत साहब,
अगर आपको याद होगा, जब इमरान खान साहब ने ओथ लिया एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की जो स्पीच थी, उन्होंने कहा जी कि आप चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, हम उस पर आपके साथ, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते रहते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए ये काम करें। फिर उसके बाद खान साहब का जो रवैया था वो आपको भी पता है, इन सबको भी पता है। मैं ये मादी के वो तल्ख हक़ाइक़ हैं, इसको बताना भी ज़रूरी होता है। हमने अपनी तरह से हत्तल वसा कोशिश की, जब इंडिया के साथ भी जंग हुई और भी मामलात में हमें कोशिश की कि पीटीआई को ऑन बोर्ड लें, और उसके बाद जो ज़ाहिर है इनकी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के कुछ डिसीजंस हैं जिसको ये फॉलो करते हैं, मैं इस निटिग्रिटी में नहीं जाता। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर तो खान साहब नेशनल असेंबली के मेंबर होते, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, उसमें नो डाउट, तो फिर तो स्पीकर साहब को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, असेंबली के प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं जी कि हमें उनसे मिलने की सो इजाज़त दी जाए। ना तो स्पीकर साहब इसकी अथॉरिटी है, ना कोई और, ये अदालती रास्ते हैं, अदालती फैसले हैं, अदालतों से मामलात हैं, ये डील करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के लार्जेस्ट इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे बैठकर पाकिस्तान की मईशत के लिए पॉलिटिकली हमें एंगेज होना पड़ेगा। हमने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बीबी के साथ किया, हमने जनरल मुशर्रफ से जान छुड़ाई, हमने उनके साथ 52 बी की जो उसकी पावर्स थी ख़त्म किया। ये बातचीत से होता है। नहीं, ये बातचीत करके आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप तो तैयार हो जाएंगे। ये भी तो बात नहीं, बात तलब भाई, बात छुड़ानी नहीं है, अब तो हमने कहा बात ये है, बात को आगे बढ़ाना है। बात ये है कि शहरियार साहब मेरे भाई भी हैं, कि क्या आपकी अथॉरिटी है कि इमरान खान साहब के बगैर कोई डिसीजन मेकिंग कर सके आप? नहीं। वो शहरियार अफरीदी साहब को कुछ और कह देंगे, उसको कुछ और कह देंगे, इनका आपस का मामला, मेरा वो कंसर्न नहीं। लेकिन ये पाकिस्तान इस वक्त जो नाजुक दौर से गुजर रहा है, जो दहशतगर्दी के हवाले से, ये आज इनकी जमात ने सेनेट में कहा जी कि हम फौजी ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं। क्या फिर आप उस चीज़ को एंडोर्स कर रहे हैं कि जो हमारी फौज पर एक सेकंड उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तलब भाई, एक सेकंड हूँ, मतलब वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं अपना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आपकी मुसल्लह अफवाज के ऊपर हमले होते हैं, जब आपकी सिक्योरिटी इदारों पे हमले होते हैं, तो आप अफगानिस्तान की पॉलिसी पर उनके हक पे बयान देते हैं। नहीं, ये मिनिस्टर ने एक बयान दे दिया, चलिए कि हमने भी उसका तजिया किया, तनकीद की, लेकिन आज के दिन क्या आपको ये बातें याद करनी चाहिए? आज के दिन तो जरा आगे की बात नहीं, आगे की बात तो तभी होनी चाहिए ना कि ये मामला बैठ गए हैं पार्लियामान के अंदर, कमेटी बने, बैठ जाए, आप बैठ के बात करें असेंबली के फ्लोर पे। अब तो आपके पास पार्लियामान को अब तो आपके पास ये भी है कि महमूद खान अशरफी जो है वो है तो आपके नुमाइंदा अपोजिशन लीडर भी है, लेकिन आपकी जमात के नहीं है। तो आपकी जमात को ये वजन उठाने की भी जरूरत नहीं है कि जी हमारा बंदा बैठा हुआ है, आपका बंदा भी है और आपका बंदा नहीं भी है। अच्छा, मैं पाकिस्तान की और वो बात करूंगा जिससे मेरे आने वाली नस्लों का इस मुल्क पर और इस मुल्क की बुनियादों पर वही ईमान हो जो हम सबका है। क्योंकि ओवर द ईयर्स हमारी यूथ डिस्ट्रैक्ट हो रही है, मायूसी बहुत आम है और मायूसी कुफ्र और गुनाह है। आज जब लीडर ऑफ द अपोजिशन की कुर्सी पे बलोचिस्तान का और पाकिस्तान का बेटा बैठा है, इसने फेडरेटिंग यूनिट्स को एक पॉजिटिव मैसेज दिया कि पाकिस्तान सबका है। ठीक, तो नंबर 1। नंबर 2, आज के दिन अगर हमने वही ब्लेम गेम करना है और माजी की याद दिलानी है कि माजी में क्या हुआ, तो देखिए ये चीजें तो हम डिबेट कर रहे हैं, मुसलसल लगे हुए हैं। व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम ऑफ दैट? उसका फायदा क्या हुआ है? नुकसान ज्यादा हुआ है, पोलराइजेशन बढ़ी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और बानी चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाजी साहब, जो पाकिस्तान के अवाम के दिलों की धड़कन है, उनकी बहनों के साथ, उनके वकील, उनकी पॉलिटिकल टीम,
उनके साथ जो रवैया अपनाया गया है, जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जो भी कुछ हो रहा है, क्या इमरान खान मुज़ाकरात या पीटीआई या लीडर ऑफ द अपोजिशन ये कहेगी खुदा ना खास्ता में जेल से निकालो? क्या वो ये कहेगी कि इमरान खान के केस माफ करो? याद रखें, इमरान खान जब पाकिस्तान की बात आए, सबसे पहले IMF की बात आई, फिर वीज़ावी इंडिया की बात आई, फिर इस रीजन के अमन की ईरान की बात आई, खान साहब ने हमेशा पाकिस्तान की बात की है। और पाकिस्तान के अंदर अगर आज ऑपरेशन होता है और जो हो रहा है, सबसे पहले इमरान खान का फलसफा क्या है कि अगर आप ऑपरेशन का इरादा रखते हैं तो कबाइलियों को इत्तेमाद में ले। वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थे, 2611 किलोमीटर का बॉर्डर वो गार्ड कर रहे थे सोवियत इन्वेजन ऑन अफगानिस्तान। आप उनको इत्तेमाद में ले, उनके थ्रू वो मिसक्रिएंट जो पाकिस्तान के अंदर मस्जिद को, मदरसे को, इमाम बारगाह को, मासूम पाकिस्तानियों को, अफवाज पाकिस्तान को और पाकिस्तान के की रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, उनको उनके थ्रू चैलेंज करें। आपने बहुत मरतबा किया, ये इससे काम नहीं बना, लेट्स एडमिट इट। आपने जिरगा भी किया, अभी हालिया जिरगा किया, उससे पहले आप और हम उसको कितने अरसे से देख रहे हैं। कबाइलियों की भी एक अपनी लिमिटेशन है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे बैन अवी क़ुव्वतें इन्वॉल्व हैं, उनके पास सुपर टेक्नोलॉजी है, उनके पास AI है, ये बंदूकों का मुकाबला नहीं है। टेकन 21 पार्टियों ने, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून, तमाम आज जो वफाक में या मुख्तलिफ सूबों में, हुकूमत में या अपोजिशन में, सब ने साइन किया CM और का जो इनिशिएटिव था कि जब भी ऑपरेशन हो आप इत्तेमाद मिले और कॉन्फिडेंस मिले। मेरा सवाल यह है कि अगर माजी में कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। क्या हम उम्मीद छोड़ दें? खुदा के लिए आज एक पाकिस्तानी होने के एतमाद मिले। एक मिनट तलत भाई, से जवाब 30 सेकेंड। हाँ, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है। आपने मुझे यहां पे बुलाया, आप मुझे मौका भी दे रहे हैं, मेरी बात भी सुन रहे हैं। आप सूबे का चीफ मिनिस्टर है 4.5 करोड़ का, वहां के पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहां के स्टेक होल्डर्स हैं, आपका क्या जाता है? आप उनको एंगेज करें, वहां के जिरगे मशरान उन अक्रॉस द बॉर्डर अफगानियों के साथ, उनके साथ बैठ के आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। और जब आप एंगेज करते हैं, आज जैसे पाकिस्तान के पार्लियामान में आप कहते हैं कि जी अच्छी बात है, अच्छी बातें हुई हैं, आप एंगेज करें ताकि अगर उनमें कोई जी। अब आपको 1 मिनट में जवाब देना है इसका। इतनी बड़ी तकरीर के 2 मिनट तो जी 2 मिनट ही है बस हमारे पास। एंगेजमेंट की अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को वो शवाहिद दिए जो उनके बॉर्डर से आते थे हमारे पाकिस्तान में, दहशतगर्दी करके सेफ हाइड आउट्स उनके पाकिस्तान में थे। ये सिक्योरिटी इदारों ने शेयर की है उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन, जो भी इनकी हुकूमत है वहाँ पे। 13 साल हो गए हैं इनको वहाँ पे हुकूमत करते हुए। लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन करना ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डोमेन में आता है। ये दहशतगर्दी तो बाद में आती है ना। पंजाब में SOPs बने हुए हैं, पंजाब में CCD मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बनाई है, जिसमें जुराइम का कंट्रोल है, दहशतगर्दों को उड़ाते हैं, लैंड माफिया, कब्जा माफिया, जो लोगों की जायदादों पर कब्जा करते हैं उनको नाती डाली, जुआ माफिया, ये कल्चर ख़त्म कर दिया, डाला कल्चर को ख़त्म कर दिया। मेरा कहने का मकसद ये है, ये मेरे भाई ने भी कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के कॉज के लिए बड़ी बात करते हैं, इसीलिए उन्होंने IMF को लेटर लिखा था कि कर्जा नहीं देना पाकिस्तान को। मुल्क की जो मामला है रिकॉर्ड पे रखता हूँ, मैंने कोई तंज यानी कि रिकॉर्ड पे रखता हूँ, क्योंकि कौम सुन रही है, सच सुनना चाहिए कौम को। साइफर का ड्रामा करके फिर जो वो किया, इनसे हट के जो एंगेजमेंट है इनकी गवर्नमेंट, ये बैठने के लिए तैयार ही नहीं। अब जब आप फौजी ऑपरेशन की आप चले जाए ना भाई, कितनी मरतबा जाए तलत भाई, गवर्नर के जरिए चले जाएं। गए, जिरगा किया 300, आप गवर्नर KP को के लिए ना, जिन्होंने जिरगा किया, KP चीफ मिनिस्टर उस वक्त, स्पेशल एनवाय बना लेना, स्पेशल एनवाय बना जो लें। कमेटी बनी, ये बैठे हैं। पार्लियामेंट का ऐसा फोरम है जिसके जरिए बातचीत के दरवाजे खुल सकते हैं, बातचीत हो सकती है। आप एंगेज कह रहे हैं, पार्लियामान ही एक फोरम है जिसको आप वो मुझे बताएं, इन कैमरा ब्रीफिंग होती थी, इमरान खान साहब अपने तौर पे तो नहीं जाते, तो उस पर कहने तलब भाई तलक है काय का। लेकिन इसका क्या मतलब आपने एंगेज नहीं करना? कर रहे हैं, बैठे हैं, ये होंगे। देखिए आप पाकिस्तान में वैसे नहीं, आप मेरी बात सुने। आप जब तालिबान के नुमाइंदे बनेंगे, देखिए बात चलो भाई, मैं देखे एक मिनट माजरत के साथ,
जब आप तालिबान की नुमाइंदगी करके, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी, चले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आप जब अपनी फौज को क्रिटिसाइज करेंगे, उनकी जो शहादतें हैं उनको आप पसे पर्दा डाल के उनको अफगानिस्तान की पॉलिसी को आप, मेरी गुजारिश सुन लें, आप रोजाना पाकिस्तान के सैकड़ों टेलीविजन चैनल्स के ऊपर होने वाले सैकड़ों टॉक शोज के अंदर बराबर में बैठे हुए होते। हमारी गुजारिश ये है कि ये बराबर में बैठना और इस तरह की बात करना और मेरे ख्याल में 99% तहम्मुल से ही बात सुनते हैं, बानतीजा नहीं होती लेकिन बात चलती है। हमारी गुजारिश है पार्लियामान के अंदर इसी तरीके से उसको भी टॉक शो ही समझ लें, बैठ जाएं, कहने को नतीजा निकल जाए। ये कोई मायूब बात तो नहीं है ना। अगर हम इस पे एग्री करते हैं, बैठना चाहिए, देन आई कैन कंक्लूड द प्रोग्राम। अगर इस पे एग्री करते हैं कि पार्लियामान बैठना चाहिए, पार्लियामान के अंदर बैठना चाहिए, और एक ये भी करना चाहिए कि माजी की कोई बात नहीं करनी। देखिए जी तलत भाई, मैंने पहले कहा था नीयत, 25 सेकंड्स, नीयत, बात करनी चाहिए, मुस्बत बात और कॉन्क्रीट स्टेप्स जो कि नजर आए, बैठ के बात करें। ये ओनली पॉसिबल तब है जब नेक नियति हो। लेकिन अगर इसमें आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, महमूद अचकज़ई वहां पे बैठे, क्यों नहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर आप बकौल आपके कि ये मामलात हैं तो आप क्यों नहीं टेकअप कर रहे हैं इन चीजों को? आपका पाकिस्तान, जहां तक फौज है, जितनी फौज इनकी है उतनी मेरी है। और या एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये वो कौम की बुनियाद है जिन पर पूरी कौम को फख्र है। खुदा के लिए जो बयानिया बनाया जा रहा है कि फौज खुदा ना खास्ता पीटीआई या कोई और, हमारा तन मन धन जान माल औलाद इस मुल्क के लिए और पाकिस्तान के इदारों के लिए कुर्बान। आओ मिल बैठ के बात करें और फिर जब भी अवाम जिसको वोट दे उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, इसमें तो कोई तरह नहीं। मैंने कहा जी पार्लियामान का फोरम मौजूद है, उस पे ऊपर बात करें, उसके ऊपर उस फोरम को यूटिलाइज करें प्रॉपर तरीके से। प्रोग्राम हमारा जारी। आइए नाज़रीन, हम आपको वाशिंगटन लिया चलते हैं, जहां से एक मुस्तबन्नद और मोतबर आवाज़ से आपको बताएंगे कि जो वीज़ों के मामलात हैं अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान नहीं है, 75 और ममालिक भी इन्वॉल्व है, लेकिन इस वक्त तो हम पाकिस्तान की बात करेंगे। उसके ऊपर मौजूदा सूरत हाल क्या है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमें परेशान होना चाहिए, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम गैर ज़रूरी तौर पर परेशान हैं। पाकिस्तान में ये जो इशू है इसको एड्रेस करने के लिए रिजवान सईद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। अम्बेसडर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि मैं एक आध पोस्ट भी देख रहा था और ख़बर भी थी कि ये जो इमिग्रेशन रिलेटेड वीज़ा फ्रीज़ है, इसको अब उन्होंने एक्सपेंड करके तमाम वीज़ों को शायद रोक दिया है या क्या? ये मैं फॉक्स के ऊपर एक कोई खबर चल रही थी, तो उससे मुझे किसी ने पोस्ट शेयर की, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। जी शुक्रिया तलत साहब, पहले तो अपने प्रोग्राम में लेने का। और ये जो वीज़ा का मामला है, इस पे गुज़िश्ता 4-5 दिन से ख़ासी गलत फहमियाँ भी हैं, तशवीश भी है। तो हमारा जो है मुसलसल राब्ता है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के साथ, जो अमरीकी महकमा ख़ारजा है और उनकी दीगर मुतल्लिका एजेंसियाँ हैं। और अभी तक तो हमारी इतलात ये हैं कि ये सिर्फ़ इमिग्रेशन वीज़ा से मुताल्लिक़ है, और इमिग्रेशन वीज़ा का भी जो प्रोसेस है, जो अमल है, वो जारी रहेगा। लेकिन उसके ऊपर जो फ़ैसला है उसको रोका जाएगा, क्योंकि आपके इल्म में है कि एक जो मुहिम थी इंतखाबी सदर ट्रंप की, उस वक्त से इनकी मईशत और फिर मईशत के ज़िम्न में जो गैर कानूनी लोग आ रहे हैं इनके मुख्तलिफ बॉर्डर से और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ पे, उस पे इनके यहाँ ख़ासी तशवीश थी। तो ये एक इनकी पूरी पॉलिसी पे और उसके जितने भी जुज़ियात हैं उसके ऊपर नज़र-ए-सानी का एक अमल था जो जारी था और जारी है। तो उस सिलसिले की एक कड़ी है ये फ़ैसला कि कम से कम एक वक्फ़ा दिया जाए। ये पॉज़ है, इसमें आप जहन में रखिएगा कि ये पॉज़ है कि एक वक्फ़ा दिया जाए उन ममालिक के सिलसिले में जिनके मुताल्लिक़ इनका ख़्याल ये है कि वहाँ से आने वाले लोग इनकी जो अदायगियाँ हैं उसके सिलसिले में, उनके सिलसिले में ख़ासी परेशानी का बायस हैं इनके लिए। तो अभी हम इनसे अदाद शुमार मांग रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये बताया गया है कि ये एक आर्जी वक्फ़ा है और इसमें फ़िलहाल हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो अभी सिर्फ इमिग्रेशन वीज़ाज़ और उनकी भी फ़ैसला वो फ़िलहाल रोका गया। ठीक, इसका दौरानिया क्या है इस वक्फे का आपके ख्याल में? ये तो अभी बताया नहीं जा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है वो बताएंगे भी नहीं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसको वो शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि
इन ममालिक के जो इमिग्रेशन वीज़ा हैं उनको रोक के मेरा ख्याल है कि इन इनफरादी जो भी इनके मामलात हैं उन पे गौर किया जाएगा, कोई गुफ्तो शुनीद की जाएगी उन ममालिक के साथ। आपने देखा कि हम भी फौरी तौर पे राब्ते में थे। वज़ीर दाखिला ने हमारे एक मुलाकात की एक इस्लामाबाद के अंदर भी। इससे पहले भी अगर आप देखिए तो पिछले साल में हज़ारों की तादाद में यहाँ से मुख्तलिफ मुल्कों के लोग निकाले गए, लेकिन पाकिस्तानी जो हैं वो सैकड़ों में भी बहुत कम हैं। यानी बमुश्किल कोई 300 से भी कम जो नंबर हमारे पेश नज़र है कि वो निकाला गया। उसकी वजह ये थी, और उसमें भी पुराने केसेस मौजूद थे, नए केसेस कम थे। उसकी वजह ये थी कि हम अमरीकी हुकूमत के साथ और उनकी मुतल्लिका इदारे जो हैं उनके साथ हम राब्ते में थे, और हमने ऐसे इक़दामात वहाँ पे अपनी जानिब से उठाए जिसमें ये उनको यकीन दिलाया गया कि हम ख़ुद भी इस सिलसिले में ध्यान रख रहे हैं, और हमारे ये पेश नज़र है कि कोई भी ऐसा काम जो गैर कानूनी है उसमें पाकिस्तानियों की शमूलियत के इम्कानात को मुकम्मल तौर पर रोका जाए, बल्कि रद्द किया जाए। तो अब देखिए कि कुछ वो सिर्फ अमेरिका के ज़िम्मे नहीं है, लेकिन उसी से मुतासिर हैं जो हमारी गुफ्त शरीद उनके साथ चल रही थी। जो मुज़ाकरात थे और जो इक़दामात थे उनका एक हिस्सा था कि अब हमने वो लोग जो कहीं से भी दुनिया में, अमेरिका से सिर्फ नहीं, कहीं से भी डिपोर्ट होंगे तो उनके पासपोर्ट पे भी 5 साल की पाबंदी लगाई गई है। इस किस्म के बड़े इक़दामात लिए गए हैं। तो हमारा मकसद ये है कि एक एतमाद साजी हो जिससे जो भी तशवीश है उसको हम मिल के आपस में हल कर सकें। एक तशवीश ये भी पाई जाती है कि जिन लोगों के सही कानूनी केस हैं, पाइपलाइन में मौजूद हैं, और बस अब इतना सा मामला बाकी है कि उनको ग्रीन कार्ड मिलना है। ख्याल ये किया जा रहा है, ख़दशा ये है कि शायद वो अमल भी रुक जाए। लेकिन आप ये फरमा रहे हैं कि शायद जो इमिग्रेशन के जितने मामलात हैं वो सारे तो नहीं रुके, जो बिल्कुल नतीजा खेज होने वाले थे, क्या वो भी रुक गए हैं इसके अंदर? देखिए, बताया ये जा रहा है कि नतीजा खेजी से हट के नतीजा रोक दिया गया है। यानी फ़िलहाल उनके ऊपर आप समझ लीजिए कि जो भी फ़ैसला जिसका इनफरादी तौर पर, या अगर कोई एक आइली उसकी हैसियत है, पूरी फैमिली के सिलसिले में है, तो उनके ऊपर जो जो भी उनको बताना था फ़िलहाल उसको रोक दिया गया है। और ये वक्ती पॉज है, इसका हमें ये तो नहीं बताया जा रहा कि कितनी देर तक इसको जारी रखा जाएगा, लेकिन अहम ये है कि हम मुसलसल उनके साथ राब्ते में हैं, और हमारी कोशिश है कि जितनी भी ज़रूरी मालूमात हैं उनको अख़ज़ करके हमारे जो मुतल्लिक़ा लोग हैं उन तक पहुंचाया जाए। तो अभी क्योंकि ये बिल्कुल कोई 2-3 दिन ही हुए हैं, और बीच में ये न सिर्फ वीकेंड है यहाँ पे, बल्कि आज भी यहाँ पे छुट्टी है, एक लॉन्ग वीकेंड है आ गया है, तो उसमें मालूमात के अख़ज़ करने का और उनसे बातचीत करने का जो अमल है वो ख़ुद एक पॉज का शिकार है। तो जैसे ही हमें मालूमात मिलती जाएंगी हम ये बताते जाएंगे। पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल आखिर में अगर आप फरमाइएगा, हम कैटेगरी बना लेते हैं, वो लोग जो इस वक्त इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, उनके के लिए आपके पास क्या मशवरा है, क्या करें? वो ज़रूर अप्लाई करें। अमल कहीं पे भी नहीं रोका गया। वो अपनी जो भी उनका प्रोसेस था उसको जारी रखें, जो उनके इरादे थे उन पे अमल दरामद करें। वो पूरा प्रोसेस बेहतर है कि जब तक मुमकिन है कि ये पॉज ख़त्म होता है तो वो उनका अमल कम अज़ कम मुकम्मल हो चुका हो, और जिस भी कैटेगरी में जिस भी शिक के तहत यहाँ के कवानीन की वो अपना केस उसको आगे लेके जाना चाह रहे हैं, उनके लिए मेरे ख्याल में मशवरा ये है कि वो उसको बिल्कुल उसी अंदाज़ में भरपूर तरीके से जारी रखें। हाँ, मुमकिन है कि जब तक फ़ैसला हो तो ये ख़त्म हो चुका, और दूसरा ये कि सिर्फ उनका नतीजा जो है फ़िलहाल उसको ज़रा रोका जाएगा, और मुमकिन है कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसको रिलीज़ करेंगे। कोई ख़ास नंबर उनके जहन में होंगे जिस पे वो देखना चाहेंगे कि इससे ज़्यादा ना किया जाए, या 1 साल में इतना रखा जाए। ये मुख्तलिफ़ किस्म की क़यास आराइयाँ हैं। अभी मुस्तनद मालूमात आहिस्ता आहिस्ता आएंगी, और जैसे जैसे आती जाएंगी हम अपने मुतल्लिक़ा अफराद तक पहुँचाते जाएंगे। और जो आम टूरिज़म के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, विज़िट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, उनके वीज़े तो इससे मुतासर नहीं हो रहे? बिल्कुल नहीं हो रहे। वो जारी है, हर किस्म का वीज़ा जारी है। सिर्फ वो जो इमिग्रेशन के लिए, मुस्तकिल सुकूनत के लिए जो लोग सोच रहे थे या उनके केसेस थे, और उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और मुख्तलिफ़ शिकों के और इम्कानात के तहत अपनी दरख्वास्तें दायर की हुई थी और उसको चला रहे थे, वो उसी तरह जारी रखें।
बल्कि ज़रा उसको कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी कम से कम अपनी तरफ से उसको पाए तकमील तक पहुंचा दें तो वो बेहतर होगा। उसके बाद फैसला उसके ऊपर जब ये वक्फा हटाया जाएगा तो वो यकीनन उनको उससे इत्ला दी जाएगी और उन तक पहुंचा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में रिजवान सईद शेख साहब हमें बता रहे थे कि कहाँ पर तशवीश जायज़ है और कहाँ पर तशवीश सिर्फ अफवाह साजी पर मबनी है। हम नाज़रीन, सेनेट में एक वाक़या हुआ, एम वली ख़ान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर की बात के ऊपर झल्ला गए और क्योंकि उन्होंने इंटरप्ट किया था तो एक नाखुशगवार किस्म का माहौल बना। ज़रा वीडियो देखिएगा। आप चुप रहे। हु इज शी? मैंने अगर बातें शुरू कर दी तो हम आपको बुनियाद से लिहाजा चुप करें इनको। सर चुप करें, ये फालतू बक 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 ये खत्म बहुत हो गया है। संजीदगी पे है। खातून अपनी इज्जत खुद रखे। खातून बक 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 करे और फिर मुझे बोले कि नहीं करो। नो वुमन टॉक टू अस लाइक दिस। नो वुमन टॉक टू अस लाइक दिस। यार छोड़ो। उनको शायद सिर्फ शायद नहीं बल्कि यकीनन जो चेयर थी सेनेट की उसके हवाले से बात करनी चाहिए थी। बराह रास्त जब आप बात करते हैं तो माहौल बहुत ख़राब हो जाता है। प्रोवोकेशन होगी, मैंने उनकी बातें नहीं सुनी जो दूसरी तरफ से बात हो रही थी, लेकिन बेहतर तरीके से टैकल किया जा सकता है। जितने आप टेम्परेचर्स को नीचे रखें और ख़ातून हैं तो शायद ज़्यादा बल्कि यकीनन ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए थी। तो एम वली ख़ान साहब का एक अपना टेम्परामेंट है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि वो शायद जज्बात में बह गए। एक और सेनेटर साहब हैं खुर्रम ज़ीशान साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा जी कि मंगल के रोज़ अडियाला ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचना है। हज़ारों लाखों वोट लेने वालों के लिए अकेले खुद जाना काफ़ी नहीं, लोग लेकर आएँ। फिर ये भी कहा जी कि 8 फरवरी की भरपूर तैयारी, मुल्क बंद होना चाहिए वगैरह वगैरह, पूरी कौम हिस्सा ले। उसके ऊपर किसी ने उनसे पूछ लिया, बड़ा सादा सा सवाल है और बड़े ख़तरनाक सवाल होते हैं सादे सवाल, तो उन्होंने कहा कि सर आप अडियाला क्यों नहीं जाते? उसके ऊपर जो उनका जवाब बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा जी जब मैं जा सकता हूँ जाता हूँ और कभी कभी सफ़र मुमकिन नहीं होता तो भी बंदे भेज देता हूँ। जो सबको दावत आम दे रहा है वो खुद जब दावत आम फैलाता है तो दावत तोआम में मसरूफ़ होता होगा, खाना पाना करता होगा, लेकिन ख़ुद नहीं जाता वहाँ पर। ये मामलात हैं जो PTI को ख़ुद भी देखने हैं। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।